बच्चों गुड मॉर्निंग। हम क्लास 10th का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। आप इसे चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी कह सकते हैं। आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है वो बता चुका हूं। आइए शुरुआत करते हैं एक उदाहरण से। पांच एक्स माइनस 4y जमा 8 बराबर 0। आप अगर इसको ध्यान दें तो ये क्या है? ये है एक दो चर वाली रैखिक समीकरण। मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती थी? दो चर, तो देखिए यहां पर दो चर हैं। समीकरण बराबर का निशान, दोनों तरफ कोई ना कोई राशि, ये समीकरण की पहचान है। और रैखिक क्यों है? क्योंकि अगर चर की शक्ति एक है तो उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहां तो शक्ति दी नहीं गई है, तो मैं एक कैसे कह रहा हूं? तो याद रखिए, अगर किसी की शक्ति नहीं दिखाई गई है तो उसकी शक्ति एक मानी जाती है। इसका मतलब इन दोनों चर की शक्तियां कितनी हैं? एक। जिस समीकरण में सभी चर की शक्तियां एक हों उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और दो चर तो है ही, तो यह है दो चर वाली रैखिक समीकरण। एक समीकरण में और लिखता हूं, 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर 0। दो चर वाली एक और रैखिक समीकरण मैंने लिख दी। और अब ये दोनों समीकरणों को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म को आप कह सकते हैं जोड़ा। जहां दो समीकरण आ गई, दो वस्तुएं, गणित की भाषा में उसे हम युग्म कहते हैं। यानी अगर गणित में कहीं पर भी आपको युग्म शब्द देखने को मिले या सुनने को मिले तो आप समझ जाइए कि वहां पर दो की बात हुई है। वो दो चीज क्या हो सकती हैं? जैसे यहां पर समीकरण की बात हुई है, समीकरण का युग्म है, तो इसका मतलब दो समीकरणें दी होंगी आपको। मुझे लगता है कि अब आपको युग्म का मतलब समझ आ गया होगा। अब बच्चों, रैखिक समीकरण की एक खास बात और होती है। अगर हम इस समीकरण को ग्राफ पर बनाएं तो हमारे पास एक रेखा बनेगी, और शायद इसीलिए भी इस रेखा से इसका नाम रैखिक पड़ गया है। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। तो आइए, ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक y-अक्ष लेना पड़ेगा। y-अक्ष यानी सीधी खड़ी रेखा। सीधी खड़ी रेखा का मतलब दोनों तरफ तीर के निशान जरूर आएंगे। याद रखिएगा, ये बात अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। सीधी खड़ी रेखा, इसे हम बोलते हैं y-अक्ष। और सीधी पड़ी रेखा या लेटी हुई रेखा या जमीन के समानांतर, इसे हम बोलते हैं x-अक्ष। अब जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, गणित की भाषा में कहते हैं प्रतिच्छेद। वैसे अगर आम भाषा में कहें तो आप कहेंगे कि एक रेखा दूसरी रेखा को इस बिंदु पर काट रही है। लेकिन आपने काट रही है ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना। आपने कहना है कि ये दोनों अक्ष इस बिंदु पर
प्रतिच्छेद कर रहे हैं। याद रखें, प्रतिच्छेद, एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटने को गणित की भाषा में प्रतिच्छेद कहते हैं बच्चों। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये आपकी वाई अक्ष है। वाई अक्ष के दो हिस्से हो गए हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। किसने किए? एक्स अक्ष ने। ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव नंबर, जमा वाले नंबर लिखे जाएंगे, इसीलिए कैपिटल वाई, बड़ी एबीसीडी वाला वाई। और नीचे की तरफ वाले हिस्से में सारे माइनस वाले अंक आने वाले हैं, इसलिए वाई डैश। ये निशान इस प्रकार से लगता है, इसको डैश बोलते हैं। अब आप देखेंगे तो ये जो आपका एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये भी दो हिस्सों में बट गया है। किसने बांटा? वाई अक्ष ने बांटा है। इधर की तरफ ये हमारा राइट हैंड है ना, राइट हैंड पॉजिटिविटी। ज्यादातर लोग राइट हैंड होते हैं, और राइट हैंड हमारा जो राइट हैंड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए हम उसको थोड़ा पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये इसीलिए प्लस के एक्स, और इधर लेफ्ट पार्ट जो है, बायां हिस्सा है, उधर माइनस वाले नंबर आने, इसलिए एक्स डैश। और यहां से शुरुआत होती है जीरो, यानी सभी की शुरुआत यहीं से होनी है। जैसे पहले हम यहां से करते हैं। आपको पता है ग्राफ में यहां पर बराबर बराबर गैप होता है, ये गैप सभी बराबर एक जैसे होते हैं। चाहे किसी भी एक्स की बात करें हम, चाहे हम प्लस के एक्स अक्ष की बात करें, माइनस वाले एक्स अक्ष की बात करें, माइनस वाले वाई अक्ष की बात करें, या प्लस वाले वाई अक्ष की बात करें, ये गैप सभी में बराबर होता है। आप बच्चों ने ग्राफ देखा भी हुआ है। शुरुआत सबकी यहीं से होनी है। याद रखिए, ये प्लस के वाई अक्ष है, यानी जमा के नंबर, शुरुआत यहीं से होनी, यानी 1 2 3, और इधर -1, वेरी सॉरी बच्चों, ये भी प्लस के एक्स है, जमा के नंबर आने हैं, यानी 1 2 3, शुरुआत सबकी यहीं से होनी है। ये एक्स डैश, ये डैश आपको बता रहा है कि ये माइनस एक्स अक्ष है, मतलब माइनस वाले नंबर लिखने हैं, शुरुआत यहीं से। तो -1 -2 -3, ये माइनस के वाई अक्ष है, तो यहां पर भी -1 -2 -3 -4 -5। अब हमने अपने अक्षों को तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इस समीकरण का ग्राफ बनाने की। तो चलिए बनाते हैं। 5x - 4y = 8 = 0। बच्चों, इसमें मैं आपको एक सबसे पहला काम x और y में से एक चर का चयन करना है, या कह लें चुनना है, चूज करना है। आपको लगता है कि आप y को चुनना चाहते हैं या y का चयन करना चाहते हैं, तो y का करिए। आपको लगता है कि आप x का चयन करना चाहते हैं, तो x का करिए, उसमें इच्छा आपकी है। चलिए मैं x का चयन करता हूं। चयन, चूज करना, चुनना एक ही बात है, पर ये किस लिए कर रहे हैं? तो अब जिसका भी चयन किया आपने, उसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले जमा का 8 उधर जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस के 4y उधर जाकर जमा के 4y हो जाएगा। इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ 5x। अभी x अकेला नहीं हुआ, 5 उसके साथ गुना में है। याद रखें, एक चर और एक अचर के बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो गुना का निशान माना जाता है। अब क्योंकि ये 5x के साथ गुना में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। आपने देखा, हमने जिस चर का चयन किया था उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दिया। इसको क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने x का मान निकाल लिया है, ये x का मान निकाल लिया है। पर इसका करेंगे क्या? तो यार ध्यान दीजिए, हम एक इस प्रकार का एक बॉक्स बनाते हैं, आयत कह सकते हैं। इसको ऐसे 2 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। फिर
ऐसे बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ऊपर x लिखें, नीचे y लिखें। अब क्या करेंगे, हमें पता है हम y का मान अगर रखें और y का मान रखकर इसको हल करेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, x का मान। जरा रखते हैं। अब बेटे y का मान हमने ऐसे रखना है कि यहां पर रखने पर यहां ऊपर जो भी संख्या बने वो 5 से भाग हो जाए। जैसे मान लो एक बच्चे ने कहा कि सर मैं y की जगह 1 रखता हूं। चलिए 1 रख के देख लेते हैं। तो रखते हैं, y की जगह 1 रखना है, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा। -8 जमा ऐसे कैसा, 4 भी ऐसे कैसा। लेकिन जैसे ही y का मान रखेंगे यहां बीच में 4 और y के मान के बीच में क्या आ जाएगा, गुना। रखते हैं 1 बटे में 5 ऐसे कैसा। अब सबसे पहले गुणा हल करेंगे, 4 एकम 4 जमा के और ये माइनस के 8 और बटे में 5 ऐसे कैसे। अब इसे हल करते हैं। पहले ऊपर वाले को, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है। घटाते हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या है। 8 में से 4 गया 4, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन है इनमें से, 8, उसका चिन्ह माइनस है तो इसका भी माइनस आएगा और बटे में 5। क्या ये 4 माइनस के 4 5 के पहाड़े में चला जाता है, नहीं। तो x का मान हमारा बटे में आया। बटे में नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो x के मान दिखाई दे रहे हैं वो कोई भी बटे में नहीं है। इसीलिए कोशिश करो कि y का मान ऐसा रखें कि हमारे पास ऊपर जो संख्या है वो 5 से भाग हो जाए। चलिए इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। आपको थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कोशिश करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। y की जगह रखते हैं 3। चलो रखकर देखते हैं, यानी यहां पर 3 रखना है। y की जगह 3 रखा, बाकी सब वैसे क्या वैसा। -8 ऐसे कैसा, जमा ऐसे कैसा, 4 ऐसे कैसा। y का मान रखते यहां गुना लग जाएगा, बटे में 5 ऐसे कैसा। अब -8 ऐसे का ऐसा, जमा भी ऐसे कैसा और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया, बटे में 5 ऐसे कैसा। अब इसे हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी फिर घटाएंगे, 12 में से हट गया 4, चिन्ह बड़ी संख्या का अब भी नहीं आया। कोई बात नहीं, आपने मायूस नहीं होना। अब हम अगर यहां पर हम माइनस के 3 रख दें तब क्या होगा, चलो रखकर देखते हैं। y की जगह रखा -3। बच्चों ये मैं जान बूझकर y के मान बदल बदल कर रख रहा हूं ताकि आपकी समझ बने। चलिए रखकर देखते हैं, -8 ऐसे का ऐसा। लेकिन अब इनकी गुना होने वाली है और इसका चिन्ह माइनस है, तो पहले चिन्हों की गुना। 4 का चिन्ह प्लस है और 3 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 तिहाई 12, 12 आ गया बच्चों। अब इसको हल करते हैं, -8 और -12 को, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे। 12 और 8 क्या आया बच्चों, 20। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है 12, उसका चिन्ह माइनस तो माइनस। क्या 5 के पहाड़े में 20 चला जाता है, बिल्कुल। 5 एकम 5, 5 चौके 20। नीचे क्या बचा, 1 छोड़ दें, ऊपर क्या बचा, -4। यानी जब हमने y का मान -3 रखा तो x का मान कितना आया, -4। एक मान आ गया। अब हम दूसरा मान हल करते हैं, आइए। अब मैं क्या करूंगा, y की जगह 2 रखता हूं। चलिए 2 रख के देखते हैं। -8 ऐसे कैसा, जमा ऐसे कैसा, 4 ऐसे कैसा। y का मान क्या रखना है, 2। जैसे ही y का मान रखेंगे बीच में गुणा का निशान आ जाएगा और बटे में 5 ऐसे कैसा। चलिए हल करते हैं, -8 ऐसे कैसा, जमा 4 दूनी 8, बटे में 5 ऐसे कैसा। अब इसे हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी
घटाएंगे, घटाते हैं, 8 में से 8 गया 0 और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, याद रखें, ना प्लस ना माइनस, बटे में 5 है। 0 बटे 5 क्या आएगा? कई बच्चे 5 कहते हैं, नहीं 0, याद रखें, जो 0 के नीचे आएगा दब के 0 बन जाएगा। याद करने का तरीका, यानी जब y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आया? 0। याद रखें, किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमने किसी एक चर का मान निकालना होता है। किसी एक चर का मान निकालने का मतलब होता है कि वो चर एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। फिर इस प्रकार से बॉक्स बना लें, यहां पर जो भी मान y आया तो y का मान रखेंगे, हल करके आपके पास x का मान आ जाएगा, उसको रखते जाएंगे। कोशिश करें कि x का मान, जैसे y का मान हमने बटे में नहीं लिया ना बच्चों, ऐसे ही हल करके x का मान भी बटे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि x और y के मान जो हमारे पास यहां पर है वो बटे में नहीं है। हालांकि उसको भी हम दर्शा सकते हैं, लेकिन उससे बचना चाहिए। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, जरा ये भी देख लें। बच्चों, पहले हम इस बिंदु को दर्शाते हैं। x पर कहां? -4। x पर कौन सा बिंदु? -4, ये रहा। और y पर -3, ये y है, -3 ये रहा। इसको इधर से -4 और इधर से -3, दोनों को बिल्कुल सीधा बढ़ाइए। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ये वो बिंदु है जिसमें x का मान कितना है? -4। x के मान को बोलते हैं x निर्देशांक। पहले हमेशा x निर्देशांक लिखा जाता है, या पहले x का मान, और फिर y का मान लिखा जाता है कॉमा डालकर। y का मान कितना है? -3। ये आपके पास एक बिंदु आ चुका है। अब इस बिंदु को x पर 0, ये x अक्ष है, x पर 0 कहां है? ये रहा। y पर 2, y, ये y अक्ष है, y पर 2 कहां है? ये रहा। तो x पर 0 और y पर 2, यानी ये जो बिंदु है ये y अक्ष पर ही मिलेगा। x का 0, पहले हमेशा x का मान लिखते हैं, फिर y का, (2), ये इस बिंदु के निर्देशांक हैं। याद रखें, किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 बिंदु चाहिए होते हैं, हमें मिल चुके हैं। अब आप इन दोनों बिंदुओं को स्केल, पैमाना या फुटा, उसकी मदद से मिला दें और आगे बढ़ा दें दोनों तरफ, तो आपके पास इस समीकरण की ग्राफ बन चुका है, और वो ये आया। अब हम इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए भी ग्राफ बनाते हैं। आइए, अब हम दूसरी समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। दूसरी समीकरण है 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर 0। अब बच्चों, आपको सारे चरण पता है। पहला काम, किसी एक चर का चयन करना है, एक चर को चुनना है। इस बार हम x की बजाय y को चुनते हैं। अगर आपने y का चयन किया है तो आपको अच्छे से मालूम है आपने क्या करना है, y एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले y वाले पद को छोड़कर, ये पद -9 और 7x, इसको उधर भेजते हैं। पहले -9 उधर जाएगा तो -9 उधर जाकर क्या बन जाएगा, +9, और शुरू में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब ये -9 उधर की तरफ गया तो +9 बन गया और 0 अपने आप हट गया। 7x प्लस का है, इधर आकर -7x हो गया, और इधर क्या रह गया, 6y। ऐसे कैसे? आप सोच रहे जमा कहां गया, तो मैंने आपको बताया है शुरू में जमा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप समझ बनती है। अगर कोई चिन्ह नहीं है इस पद के आगे तो वो जमा का माना जाएगा। अभी भी y अकेला नहीं हुआ, जिस चर का चयन किया था वो अभी भी अकेला नहीं है, 6 उसके साथ है। और कैसे है, गुणा में। बताया था ना, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा माना जाएगा। अब इस 6 को उधर भेजते हैं। कोई संख्या अगर इधर गुणा में है
उधर जाकर भागनी होगी। समझ गए? अब फिर वही एक बॉक्स बनाते हैं, या आप उसे आयत भी कह सकते हैं। उसके 2 बराबर हिस्से करें और फिर 4 हिस्से और कर दिए। कहते 4 की जरूरत नहीं होती बच्चों, आप इसके 3 हिस्से भी कर सकते हैं। यहां x लिखा और यहां y लिखा। अब की बार हम पहले किसका मान रखेंगे? x का मान रखेंगे। हल करके हमारे पास किसका मान आएगा? y का। आपने ऊपर इस प्रकार का मान रखना है कि यहां जो भी संख्या है वो 6 से भाग हो जाए। तो चलिए प्रयास करते हैं, ठीक है, थोड़ी समझ बनेगी। हमने क्या किया बच्चों, अपनी मर्जी से आपने इसमें मान लेते हैं कि 1 रख दिया। चलिए x की जगह 1 रखते हैं, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा, बस x का मान अब क्या रखना है? 1। 9 ऐसे कैसा, माइनस ऐसे कैसा, 7 ऐसे कैसा। x का मान क्या रखना है? 1, लेकिन उससे पहले गुणा का निशान बटे में 6। 9 ऐसे कैसा, माइनस ऐसे कैसा, 7 एकम 7 ऐसे कैसा, बटे में 6। इसे हल करते हैं। 9 का चिन्ह अगर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस। प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं। 9 में से 7 गया 2, और चिन्ह बड़ी संख्या का 9 का चिन्ह प्लस, इसका भी प्लस, और बटे में 6। ये संख्या 6 पर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब 1 रखने से हमारा y का मान बटे में आ रहा है। हल ये भी हो सकता है, लेकिन बटे वाली संख्या से बचना चाहिए। तो फिर क्या करें? कोई और संख्या रखकर देखते हैं। आपके मन में क्या कोई ऐसी संख्या आ रही है जिसको रखने से हमारे पास ऊपर एक ऐसी संख्या बने, जैसे यहां 2 बनी, भाई वो 6 के पहाड़े में चली जाए? जरा सोचिए बच्चों। x की जगह अगर हम -3 रखें तो, चलो रखते हैं, x की जगह -3 रखा। याद रहे बाकी सब वैसे के वैसे थे। 9 ऐसे कैसा, -7 बटे में 6, सिर्फ x का मान -3 आकर गुना। चलिए आप हल करते हैं। 9 ऐसे का ऐसा, इनकी गुना होगी माइनस माइनस प्लस, 7 3 21। अब जोड़ते हैं, ये 9 भी प्लस का और 21 भी प्लस का, प्लस 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 यानी जोड़ना है। जोड़िए 21 और 9 30। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 21 है, उसका चिन्ह प्लस है, तो इसका भी प्लस, और शुरू में प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। और अब 30 6 के पाड़े में चले जाता है। 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी जब x का मान -3 रखा तो y का मान क्या आया? 5। अब ऐसा ही एक मान हमने और ढूंढना है। चलिए सोचिए जरा, क्या रख सकते हैं? आप में से बहुत से बच्चों ने मान सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं। आपकी बार हम रखेंगे 3। चलिए x की जगह 3 रखते हैं, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे। 9 माइनस ऐसे कैसा, 7 ऐसे कैसा, x की जगह क्या रखना है इस बार? 3। याद रहे x का मान रखने से पहले गुना, और बटे में 6 ऐसे का ऐसा। अब 9 ऐसे कैसा बच्चों, माइनस, वैसे इनकी गुना कराने से पहले चिन्हों की गुना, इसका चिन्ह माइनस है और इसका कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 3 21 बटे में 6 ऐसे कैसा। अब 9 का चिन्ह क्या है? अगर कोई चिन्ह नहीं है किसी संख्या के आगे तो मैं बार बार बोलता हूं प्लस माना जाएगा। प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। घटाना हमेशा बड़े में से छोटी संख्या है। 21 में से 9 गया 12। चिन्ह किसका आएगा? इनमें जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है? 21, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस, और बटे में 6 ऐसे कहते हैं। क्या ये जाता है? बिल्कुल। 6 कम 6, 6 दूनी 12, नीचे 1 आया, छोड़ दें, ऊपर क्या आया? -2। यानी जब x का मान हमने 3 रखा तो y का मान -2 आया। हमें 2 बिंदु मिल चुके हैं।
समीकरण बनाने के लिए याद रखिए दोनों समीकरणों का ग्राफ एक ही ग्राफ पर बनाना है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब बच्चों x अक्ष पर -3, ये x अक्ष है, इस पर -3 ये रहा, इस पर हाथ रख लेते हैं, ये रहा -3, और y अक्ष पर 5। तो बच्चों y अक्ष पर 5, आपको एक चीज और बता देता हूं, इस तीर के निशान का मतलब यह भी होता है कि जरूरत पड़ने पर हम इसे आगे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये रेखा थोड़ी और आगे बढ़ाई, ऊपर y लिखा, ये 4 और ये 5। तो देखिए x पर -3 ये रहा और y पर 5 ये रहा। तो चलिए इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं। x पर 3, मैं जरा इसको साफ कर देता हूं ताकि हमें ये समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए बच्चों। अब देखें x पर -3 और y पर 5, जहां पर ये दोनों बिल्कुल सीधा बढ़ाना है, काटेंगे, ये वो बिंदु आ गया और इस बिंदु के निर्देशांक ये x का मान और y का मान, मैंने बताया था ना पहले x का मान लिखना है -3 और फिर y का मान कॉमा डालकर। x का मान नहीं बोलेंगे, x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक, और ये हमारे पास बिंदु आ गया ये। अब दूसरा बिंदु x पर 3, ये x अक्ष है, इस पर 3 ये रहा, और y पर -2, ये y अक्ष है, इस पर -2 कहां है, ये रहा। x पर 3, y पर -2, दोनों को फिर बढ़ाते हैं, जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे ये वो बिंदु आ गया। तो x निर्देशांक कितना है, पहले x वाला लिखते हैं 3 और फिर y वाला -2। किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है ये 2 चर वाली रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ एक रेखा बनेगी, और रेखा बनाने के लिए सिर्फ 2 बिंदु, कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं, और वो आ चुके हैं। इसे फुट्टे की मदद से मिलाइए। आपने देखा कि हमने दोनों समीकरणों के ग्राफ बना दिए। आपके पास क्या स्थिति आई? हमने देखा कि जब हमने दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाए तो हमें यह भी मालूम है कि दोनों समीकरणों के ग्राफ क्या आएंगे, एक रेखा आएंगे, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो बच्चों 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाना आ गया। दोनों समीकरणों का ग्राफ कैसे बनाएंगे और क्या स्थिति आएगी ये समझ आ गई। यहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। एक बात और ध्यान रखें, यहां पर जब भी 2 समीकरणों के ग्राफ बनाएंगे तो 3 ही परिस्थितियां आएंगी। पहली परिस्थिति, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या दोनों रेखाएं समांतर होंगी, जैसे रेल की पटरियां चलती हैं, कितना मर्जी आगे बढ़ा लीजिए, कितना मर्जी पीछे बढ़ा लीजिए, कभी नहीं मिलेंगी, ना कभी एक दूसरे को काटेंगी या कहें प्रतिच्छेद करेंगी। इस तीर के निशान का मतलब है हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ऐसे इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दोनों दिशाओं को आप जितना मर्जी आगे बढ़ा लें, जितना मर्जी पीछे बढ़ा लें, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, या कहें कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। यानी इस प्रकार की रेखाओं को बोलते हैं समांतर रेखाएं, जैसे रेल की पटरियां होती हैं। समांतर, समांतर का मतलब होता है समान अंतर पर चलती जाएंगी हमेशा। और तीसरी सिचुएशन हो सकता है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए, और इस स्थिति को बोलते हैं संपाती रेखाएं। ये थी प्रतिच्छेदी। बच्चों याद रखना, जब भी 2 समीकरणों का आप ग्राफ बनाएंगे ये 3 ही परिस्थितियां मिलेंगी आपको, इन 3 के अलावा और कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकती।
या तो उनका ग्राफ ऐसे आएगा कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, या वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, या एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ जाएगी यानी समपाती होगी। इन तीन परिस्थितियों के अलावा आपको कोई भी स्थिति नहीं मिलेगी। यानी जब भी आप दो समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे तो ये तीन स्थितियां ही मिलेंगी, इनमें से कोई एक मिल सकती है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दो चर वाली रैखिक समीकरण के ग्राफ कैसे बनाते हैं और क्या क्या परिस्थितियां मिल सकती हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।